चलिए दोस्तों, आज की चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज की चैप्टर जो है नागरिकता है। नागरिकता के बारे में जानेंगे, भारतीय संविधान का नागरिकता की चर्चा करेंगे, सिटीजनशिप के बारे में जानेंगे। आपको सर वीर भूमि जीके जनरल स्टडी में आप सबका स्वागत करते हैं। चूँकि नव वर्ष था, इस कारण वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए थे, 1 से 2 दिन, एक दिन सिर्फ। तो बात करते आज की स्टार्ट करते हैं नागरिकता के बारे में। भारतीय नागरिकता जो है, भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार की होती है। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की नागरिकता होती है। इसका चर्चा हम करेंगे आज। तो ये नागरिकता किस तरह हमको प्राप्त हो सकता है? एक जन्म से हो सकता है, पहली बात तो जन्म से। दूसरा जो होता है वंशाधिकार से, वंशाधिकार से भी ये नागरिकता आपको प्राप्त होता है। और तीसरा होता है पंजीकरण द्वारा होता है। तीसरा जो होता है पंजीकरण के द्वारा। और चौथा जो होता है देशीकरण के द्वारा आता है। देशीकरण का मतलब होता है जो देश विदेश से जो आकर यहाँ पर बस सकता है, उसके लिए भी ये प्रावधान है। इतनी सारी जो है प्रावधान जो है इसकी फॉलो होना जरूरी है। और पांचवा जो है भूमि के अर्जन के द्वारा भी ये नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। भारत में नागरिकता कितने प्रकार के प्राप्त है? 5 प्रकार के प्राप्त है। पहला जो है जन्म के द्वारा होता है, दूसरा वंशाधिकार के द्वारा होता है, तीसरा पंजीकरण के द्वारा होता है, चौथा जो है देशीकरण के द्वारा होता है, और पांचवा जो है भूमि के अर्जन के द्वारा होता है। भूमि के अर्जन के द्वारा इसको नागरिकता मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान जो है किस प्रकार के नागरिकता जो प्रदान करता है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो होता है सिंगल सिटीजनशिप, ये प्राप्त होता है। पूछेगा आपको एग्जाम में, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता प्राप्त है। चलिए बात करते हैं भारत के नागरिकता कैसा है। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट पॉइंट की फिर बात करते हैं, बॉक्स का देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया था। यूएसए आपको पूछेगा किस देश का जो है दोहरी नागरिकता यानी प्रदान किया गया है। ड्यूल सिटीजनशिप जब भी पूछेगा यूएसए की चर्चा होगी। यूएसए मतलब होता है वहाँ दोहरी नागरिकता, वहाँ पर सिद्धांत को अपनाया गया है। ये वेरी बीबीआई इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको ध्यान पर आप सब रखेंगे। ये जो होता है जैसे दोहरी नागरिकता जब भी चर्चा होगा यूएसए याद रखना है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किस देश के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? कौन कौन सा है? 2019 को जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, कौन कौन सा देश आ सकता था अपने भारत में? पाकिस्तान का होगा, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब देशों का जो अपना देश में कौन कौन सा धर्म था? हिंदू था, बौद्ध था, सिख था, जैन था, पारसी और ईसाई जो था, ये सब देश जितने भी था वो भारत में आ सकता था। नेक्स्ट पॉइंट का हम बात करते हैं। चलिए इधर का नागरिकता संबंधित प्रमुख अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 जो होता है, अनुच्छेद जो 5 होता है, इसके बारे में संविधान लागू होने के समय की नागरिकता होता है। संविधान अनुच्छेद 5 के अनुसार ही संविधान लागू होने के समय की नागरिकता ये होता है। जो अनुच्छेद 6 जो है पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। प्रव्रजन करने का अधिकार जो होता है पाकिस्तान को से भारत में जो आएगा उसको नागरिकता का अधिकार है अनुच्छेद 6 के अनुसार। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। 7 अनुच्छेद जो है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। नागरिकता अधिकार किसको है? प्रव्यक्ति, जिस व्यक्ति को अगर नागरिकता नहीं मिल पाता है, यानी आर्टिकल जो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 7 के द्वारा ये इसको प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट की फिर बात करते हैं। अनुच्छेद 8 जो है भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता का अधिकार है जो भारत के बाहर रह रहे हैं। नागरिकता उन्हें भी मिल सकता है जो भारत के बाहर रहता है, उसे भी नागरिकता मिल सकता है अनुच्छेद 8 के तहत। अनुच्छेद 8 के तहत है जो है भारत में उसको नागरिकता मिल सकता है। अनुच्छेद जो 9 कहता है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त की ली है और उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाती है। जो विदेश का अगर नागरिकता कोई भी व्यक्ति कर लेता है, यानी स्वेच्छा से वो अपना प्राप्त कर लेता है, उसका स्वेच्छा से ही
भारत का नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की फिर बात करते हैं। अनुच्छेद 10 जो कहता है नागरिकता संबंधित अधिकार की निरंतरता रख सकता है अनुच्छेद 10 के द्वारा। नेक्स्ट है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकार का नियम है। ये संसद जो कर सकता है अनुच्छेद 11 के द्वारा कोई भी कानून बनाकर नागरिकता का अधिकार को नियम वो बना सकता है, संसद को ये पावर होती है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इसी में से। नेक्स्ट पॉइंट का हम बात करते हैं इसमें से पॉइंट भी फिर है भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकता है। भारतीय नागरिक की नागरिकता जो किस तरह समाप्त हो सकता है, परित्याग अगर वो करता है, पर्यावसान जो करता है मतलब दूसरे जगह पुअर रहता है, वंचना के आधार पर उसको समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाता है। 7 वर्षों तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत से अधिक जो बाहर रहेगा 7 वर्ष तक अगर वो बाहर रहता है उसका भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है। जब भी पूछेगा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है कितने वर्षों में, प्रवासी जब भी होगा 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है, ये बात हमेशा रखना है। 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है, हमेशा याद रखना है। 2 वर्ष के अंतराल में प्रवासी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, प्रति वर्ष 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। प्रति 2 वर्ष पर मनाया जाता है कौन सा दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है, दोहरी नागरिकता से। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जब भी पूछेगा दोहरी नागरिकता ड्यूल सिटीजनशिप से संबंधित है। लक्ष्मी 2 शब्द से बना है, लक्ष्मी और मल जब भी होगा तो सिंघवी समिति से हो जाता है दोहरी नागरिकता ड्यूल सिटीजनशिप से संबंधित है। बॉक्स का देख लेते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके, कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय बैंकों में अगर जमा धन करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ये नोट्स में याद रखना है, कोई भी व्यक्ति है ना भारतीय बैंक में धन जमा करके वह भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। एकल नागरिकता जब भी पूछेगा सिंगल सिटीजनशिप वो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से कौन सा लिया गया है, एकल नागरिकता अपना देश को जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मूल व्यक्ति को PIO कार्डधारी भारत में नहीं खरीद सकता है। कृषि भूमि जो है PIO मतलब वह कि जो दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति रहेगा लेकिन कार्डधारी भारत में नहीं खरीद सकता है। PIO मतलब पाकिस्तान जो बॉर्डर जो होता है और उसी के जो वहाँ का रहने वाले व्यक्ति रहता है वो कृषि भूमि है ना वो नहीं खरीद सकता यहाँ पर। मतलब जम्मू कश्मीर के इधर जो है पहले ये नियम लागू था लेकिन अब जो 2019 के प्रावधान के अनुसार है ना जम्मू कश्मीर भी अब वहाँ पर भूमि खरीद सकता है। कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ खरीद सकता है और कोई भी रोजगार कर सकता है। चलिए आज बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फिर इसमें नेक्स्ट है इसमें NRI PIO एवं OCI कार्डधारियों में तुलना क्या है। NRI की चर्चा करेंगे, PIO की चर्चा करेंगे एवं OCI कार्डधारी की तुलना क्या रहेंगे। तुलना देखिए तुलना है अप्रवासी भारतीय जो होते NRI और भारतीय मूल के व्यक्ति PIO और विदेशी भारतीय नागरिक OCI। परिभाषा जो होता है भारतीय नागरिक जो साधारण भारत के बाहर निवास करता है। भारत के बाहर जो निवास करेगा वो भारतीय पासपोर्ट धारक होगा, यानी भारतीय पासपोर्ट धारक होगा, वो प्रवासी उसको माना जाएगा जिसको NRI बोलते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। भारतीय नागरिक जो साधारण भारत के बाहर निवास करता है वो भारतीय पासपोर्ट धारक है। नागरिकता की अर्हता जो होती है ये भारतीय नागरिक होती है, ये भारतीय नागरिक होता है। NRI जो होता है ये भारतीय नागरिक होता है। नागरिकता अर्हता जो होती है भारत के नागरिक होगा। प्राप्ति होने के लिए सभी लोग जो सामान्य भारतीय है जो भारतीय है उसे नागरिकता प्राप्त है। वीज़ा उसको नहीं मिल सकता है, वो प्रवासी भारतीय जो होता है जल्दी वीज़ा उसको नहीं मिलता है।
मताधिकार दे दिया गया है, मताधिकार अब दे दिया गया है। अब बात करते हैं PIO। PIO मतलब हुआ स्वयं व्यक्ति, उसका कोई भी पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, जिसका पासपोर्ट धारक है, जिसका पासपोर्ट धारक है, भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकता है। 7 वर्षों तक अंतराल में वो इसका PIO यानी PIO को वो बार बार वो आवेदन कर सकता है। कोई विशेष लाभ इसको नहीं मिलता है। भारतीय मूल के व्यक्ति जो होता है PIO, उसको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। और उसको बात करते हैं वीज़ा जो मिलता है, वीज़ा इसको मिल सकता है। और नेक्स्ट है भारतीय मूल के व्यक्ति हम चर्चा करें, उसको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। और मताधिकार इसको नहीं है, कोई भी इसको मत देने का अधिकार नहीं है। विदेशी भारतीय नागरिक की बात करें OCI की, एक व्यक्ति जो विदेश भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, 1955 के द्वारा वो यानी पंजीकृत हो। हमेशा याद रखना 1955 के जब भी चर्चा होगा, इसमें एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिकों को OCI कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। अब नेक्स्ट है नागरिकता की अर्हता के नियम। संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक तथा उस भूभाग का निवासी हो जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना हो। जब जैसे अपना देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद संविधान लागू हुआ, उसके बाद भारतीय नागरिकता था, उस समय उस भूभाग के निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना हो, वो इसका जो अर्हता होगा नागरिकता का। नेक्स्ट फिर बात करते हैं इसका, नेक्स्ट है एक FRRO और FRO आने वाले लाभ के साथ पंजीकृत छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए जीवन मतलब ये ठहराव कर सकता है। विदेशी नागरिक जो होता है पंजीकरण में उसको छूट मिलेगा, उसको OCI विदेशी नागरिक जो होता है, विदेशी भारतीय नागरिक जो होगा उसको छूट मिलेगा। ये सब नियम प्रावधान। जीवन भर वीज़ा आ सकता है, वीज़ा जिसको विदेशी भारतीय नागरिक जो होगा उसको जीवन भर वीज़ा मिल सकता है। उसको मताधिकार का कोई अधिकार नहीं है, वो इंडिया में आकर मत का उपयोग नहीं कर सकता है। देख लेते यहाँ पर बॉक्स में LM सिंघवी की अध्यक्षता में, LM सिंघवी की जब भी अध्यक्षता जब भी होगा, सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को हमेशा याद रखना है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका अध्यक्षता कौन करता था? ML सिंघवी अध्यक्षता में गठित हुआ था समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार की वीडियो में आपको डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब रेगुलर वीडियो रहेगा और किसी भी प्रकार अगर दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर करें। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।